अच्छा जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम. होप all of you will be uh, enjoying the best of the health in the cold weather. So today will be the last lecture regarding the drying mechanism of this SHMT simultaneous heat and mass transfer course. And we have discussed before the drying, its basic, the theory, its basic introduction, its purposes, applications, and there's different types of dryers which is available in the market, and so which you can use for your particular case or particular application. सो कुछ मैकेनिज्म्स फर्स्ट लेक्चर में इसके अंदर डिस्क्राइब थे टाइप्स ऑफ ड्रायर्स में, जिसमें हमने थ्रू सर्कुलेशन ड्राइंग, और सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्रॉस सर्कुलेशन ड्राइंग, रेट्स ऑफ ड्राइंग, के हाउ द ड्राइंग टेक्स प्लेस, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है हमारे पास, और एग्जांपल नंबर 24.1 है और 24.2 है गालबन, वो भी आज ही हम डिस्कस करेंगे इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर. एंड देन अगेन वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रीज ड्राइंग. फ्रीज ड्राइंग भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि वाइडली बायोटेक्निकल एप्लीकेशंस में यूटिलाइज किया जाता है, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे. फ्रीज ड्राइंग वो किस तरह की जाती है और फ्रीज ड्राइंग में एप्लीकेशंस कहाँ का है वो हम डिस्कस करेंगे. सो क्रॉस सर्कुलेशन ड्राइंग में यू नो दैट कि आपके पास जो जिस तरह क्रॉस फ्लो आपके पास था इन द कूलिंग टावर्स, के आपके पास एयर एक साइड से फ्लो हो रही है और मटेरियल जो है उसके जो है परपेंडिकुलर प्लेस हुआ है, तो वो आपके पास ये वाटर जो उसके परपेंडिकुलर फ्लो करेगा तो आपके पास वो क्रॉस फ्लो है. सिमिलरली इन द थ्रू फ्लो में था कि आपके पास वो मटेरियल, यानी मटेरियल के अंदर से जो है वो एयर, हॉट एयर पास करेगी और वो उसके जो प्लेट्स में पड़ा होगा वो नॉर्मली जो ट्रे ड्रायर है उसमें थ्रू फ्लो होता है. क्रॉस फ्लो में यानी टॉप ऑफ द जो है वो मटेरियल जो है वो आपके पास फ्लो हो रहा होगा हॉट एयर का या स्टीम का. सो इसमें बहुत हीट एंड मास ट्रांसफर इन्वॉल्व इन द ड्राइंग प्रोसेस. सो मैकेनिज्म जो है वो डिपेंड कर रहा होता है नेचर ऑफ सॉलिड्स. ऑफ कोर्स नेचर ऑफ सॉलिड्स में वो पोरस सॉलिड्स हैं, नॉन पोरस सॉलिड्स हैं. ठीक है, पोरस सॉलिड्स होंगे तो उनके अंदर पोर्स तक जो है वो वाटर अब्जॉर्ब रहेगा. नॉन पोरस में आपके पास सरफेस पे ही या उसके जो पूरे सॉलिड जो आपके पास बेड है उसके अंदर वाटर मौजूद होगा. सो क्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं, पोरस मटेरियल होते हैं, नॉन पोरस मटेरियल होते हैं आपके पास. एंड देन सेकंड है कि मैकेनिज्म ड्राइंग डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉलिड्स. और इसमें एक चीज आ जाती है हाइग्रोस्कोपिक या हाइड्रोफोबिकनेस ऑफ द वाटर. तो हाइग्रोस्कोपिक होता है कि ऐसे सॉलिड जो कि वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं और वाटर के साथ वो बॉन्ड बनाते हैं और दे आर वाटर लाइकिंग है. और हाइड्रोफोबिक वो है जो वाटर दे आर रिपेलिंग द वाटर और दे आर बीइंग अफ्रेड ऑफ द वाटर. सो वो भी एक चीज आ जाती है कि उसमें नेचर ऑफ सॉलिड्स में फिर कॉन्टेक्टिंग द सॉलिड्स एंड गैस, यानी जो गैस इस केस में जो है गैस तो ऐसा कोई ये नहीं होती कि जैसे कोई फॉर एग्जांपल नॉर्मली एयर को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, कोई ऐसी गैस लाइक से हाइड्रोजन या अदर कोई गैस इधर नहीं है. फ्यूल टाइप जो है इधर ये एयर को है, जो एयर हॉट एयर जो है जो हम उसके ऊपर से पास करते हैं तो जिससे मॉइस्चर जो है वेपोरेट हो जाए, ड्राइंग अचीव हो जाए. सो क्रॉस सर्कुलेशन ड्राइंग यूजुअली पोरस सॉलिड्स की हम जो है वो सच एज क्रिस्टल पैलेट्स, जिसमें उनके इंटीरियर चैनल्स में वाटर होता है. ठीक है, और नॉन पोरस जो है उसकी एग्जांपल है जैसे कोलाइडल जेल्स सच एज सोप, यानी सोप, ग्लू, प्लास्टिक्स वगैरह, क्ले, डेंस सेलुलर सॉलिड्स इंक्लूड वुड एंड लेदर. ये सारे जो है ना नॉन पोरस की एग्जांपल्स हैं. इनको सॉलिड्स इनको जिनको ड्राई किया जा सकता है थ्रू क्रॉस सर्कुलेशन ड्राइंग. So rates of the drying of porous solids depend upon the uh, way by which the liquid moves to the surface and the distance the liquid have to travel to reach the surface. यानी ये दोनों चीजें डिपेंड कर रही होती हैं जब आपने क्रॉस सर्कुलेशन ड्राइंग करवानी है पोरस सॉलिड्स की. ठीक है,
फॉर एग्जांपल स्लैब्स और बेड्स और सॉलिड्स में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और ड्राइंग जो की जाती है थ्रू क्रॉस सर्कुलेशन मेथड इज स्लो। ठीक है, क्रॉस सर्कुलेशन मेथड में बेसिकली सिंपल ये है कि आपको बस एक solid is placed on the chamber or a moving body, और उसके ऊपर से क्रॉस जो है ना फ्लो हो रहा होता है थ्रू इट्स फेस द एयर का जो है हॉट एयर का। सो क्रॉस सर्कुलेशन ड्राइंग बेसिकली स्लो होती है, हैपन स्टेप वाइज होती है, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ड्राइंग ऑपरेशंस। इसको रिप्लेस कर दिया गया बाय अदर फास्टर क्विकर मेथड्स, लेकिन ये सुटेबल है फॉर द बेसिकली फार्मास्यूटिकल्स फाइन केमिकल्स वे ड्राइंग मस्ट बी डन इन द कंट्रोल्ड रेट। वहाँ पे ये जो है ना क्रॉस सर्कुलेशन ड्राइंग जो है ना वो सुटेबल है आपके पास। अच्छा जी, अब एक कॉन्सेप्ट आ गए कांस्टेंट ड्राइंग कंडीशंस। अगर आपके पास द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द एयर अक्रॉस द ड्राइंग सरफेस आर कांस्टेंट। ठीक है, अगर आपके पास टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द एयर अक्रॉस द ड्राइंग सरफेस आर कांस्टेंट, यानी एयर जो है वो कांस्टेंट रह रही है, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट ड्राइंग कंडीशंस। और ये सिर्फ एयर स्ट्रीम के लिए जो है ना वो होती है, क्योंकि एयर स्ट्रीम तो इज द सोर्स बाय विच वी आर ड्राइंग। ऑफ कोर्स जो सॉलिड मटेरियल है उसमें तो आपके पास ह्यूमिडिटी या वाटर लेवल वो तो कम हो, वाटर लेवल तो कम होगा उसमें जो मॉइस्चर अब्जॉर्ब है। ठीक है जी। सो ये दूसरी बात ये थी कि वेयर एज द मॉइस्चर कंटेंट एंड अदर फैक्टर्स इन द सॉलिड्स आर चेंजिंग विद द टाइम एंड द पोजीशन इन द दैट सॉलिड बेड। ये फिगर ग्राफ है आपके पास, ये समझ लें। जी काजी, मैं स्लाइड शो किया आपके लिए। अच्छा जी, इस फिगर में दो ट्रेंड शो किए गए हैं। बेसिकली टाइम है टी, और एक्स एक्सिस में टाइम है और वाई एक्सिस में टोटल मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है जी, या आर ड्राइंग रेट है। ठीक है, जो ग्राफ बी लाइन बी है वो रिप्रेजेंट कर रही है ड्राइंग रेट को और टाइम को। ठीक है, और फिगर ए है वो टोटल मॉइस्चर कंटेंट और विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब ड्राइंग रेट बेसिकली बेसिकली क्या है कि आपके पास फ्लो रेट है, सिमिलरली मास पर यूनिट टाइम आप कैसे कह सकते हैं, लाइक केजी पर सेकंड या केजी पर आवर, जिस या पाउंड, जिस यूनिट में भी आप उसको डील कर रहे हैं, लेट्स से पाउंड पर सेकंड आप या पाउंड पर आवर्स देख रहे हैं, तो वो ड्राइंग रेट बेसिकली क्या है कि जो मॉइस्चर उसके अंदर से कम ही आ रही है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। सो ऑफ कोर्स जितना वो ज़्यादा होगा, हमें ड्राइंग रेट ज़्यादा ही चाहिए ना फ्रॉम ए पर्टिकुलर डिवाइस या पर्टिकुलर इक्विपमेंट, ताकि हमारा जो है वो ड्राइंग जल्दी अचीव हो। बट ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स में देखने पड़ते हैं। तो शुरू में देखिए ड्राइंग जो है वो कांस्टेंट हो रही है एकदम, सॉरी, ड्राइंग रेट जो ज़्यादा एकदम ज़्यादा होता है, ये आप देखें जब आपके पास एक जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो टाइम के साथ साथ आपके पास ड्राइंग रेट बहुत तेज़ है, फिर एकदम वो कांस्टेंट होना शुरू हो गया। ठीक है, दिस दिस ग्राफ शोइंग, ये ऑलमोस्ट ये जो पैसेज है ये आपके पास कांस्टेंट रेट पीरियड कराता है, जो पहले मैंने आपको बताया कि ये इसमें क्योंकि एयर के अंदर वो सारी कंडीशंस जो है कांस्टेंट एज्यूम की हुई है, तो एक आपके पास कांस्टेंट बन रहा है पैटर्न के आपके पास, ये कांस्टेंट रेट पीरियड है। फिर एकदम आता है कि आपके पास, अच्छा इसकी रीज़न क्या है, शुरू में तो मॉइस्चर जैसे बहुत ज़्यादा और एयर का डायरेक्ट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है उनके साथ, मॉइस्चर के साथ, तो वेपोरेशन शुरू होती है, तो ड्राइंग रेट ज़्यादा है आपको। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो मॉइस्चर और जो एक मॉइस्चर की वेपोरेट होने की एक जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट रहना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट रेट। और फिर एकदम आता है कि जब मॉइस्चर अब बिल्कुल एंड रह गया, पोर्स में जो है वो छुप के रह गया, उसको निकालने के लिए कुछ उसकी जो एक्सेस फ्लो हो रहा है मॉइस्चर का इन द एटमोसफेयर, वो कम होता जा रहा है। तो आपके पास भी ये फिर देन यू सी के ड्राइंग के साथ ड्राइंग रेट बिल्कुल फॉल कर जाता है अनलेस इट बिकम्स टू जीरो वैल्यू। तो आपके पास जो है वो
दैट मीन्स इधर ड्राइंग जो है ना वो खत्म हो जाती है आपके पास, इतनी आप कर सकते हैं। अब टोटल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कोर्स फॉल, मॉइस्चर कंटेंट तो वो है ना कि जो आपके पास जो है वो टोटल जो लाइन ए है ये शो कर रही है टोटल मॉइस्चर कंटेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टोटल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कोर्स शुरू में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा था, हमारा पर्पस ये है कि हमने मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करना है ड्राइंग के अंदर, उसे एक पर्टिकुलर पोजीशन से एक डाउन पोजीशन पर लेकर आना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक तो वो फेल कर रहा है, यानी कम होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक स्टेज पे यहाँ पे आके तकरीबन जो है ये आगे फिर कांस्टेंट रहना शुरू हो गया है, ठीक है। ये जो आपके पास है ये कहलाता है इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। तो ये किसी भी सॉलिड के, यानी आपने जितनी उसमें ड्राइंग अचीव कर सकते थे वो कर लिया, उसके बाद उसके अंदर कुछ मॉइस्चर रह गया है, वो उसका इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात है यहाँ पे, ये मैं सारी दोबारा इसको जरा क्लियर करके आपको बताता हूँ कि फॉलिंग रेट पीरियड जो है, ये जो आपके पास फॉलिंग रेट पीरियड है जी, ये फॉलिंग रेट पीरियड ये वाला है, ये फॉलिंग रेट ये लीनियर भी हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है, यानी आपके पास ये इस तरह भी हो सकता है ट्रेंड, इस तरह भी ट्रेंड हो सकता है, यानी ऐसे आगे करके, ठीक है जी। और ये ऑलमोस्ट एक लीनियर ट्रेंड भी इस तरह नीचे आ सकता है। ये डिपेंड कर रहा होता है आपके पास नेचर ऑफ द, कौन सा ट्रेंड बनेगा डिपेंड कर रहा होता है नेचर ऑफ द सॉलिड और द वे इज ड्राइंग गोइंग ऑन। फॉर एग्जांपल अगर अगर ये देखिए ये एक कन्वेक्स ट्रेंड बन रहा है, दैट मीन्स कि आपके पास और टाइम लगेगा और ड्राइंग रेट जो है ना मज़ीद अभी मज़ीद फॉल होते हुए मज़ीद टाइम लगेगा। लेकिन अगर ये ट्रेंड फ़ौरन इस तरह आ जाए आपके पास, तो दैट मीन्स कि आपके पास ये उसी, अगर आप इसको ऐसे कंपेयर करें कि इस टाइम पे ड्राइंग रेट क्या है और इसका उसी टाइम पे ड्राइंग रेट इस चीज़ का क्या है, तो आप देख सकते हैं कि इस फर्स्ट वाले में कंपेयर करेंगे तो इसमें मॉइस्चर अभी, यानी वेपोरेट वाटर वाटर की जो ड्राइंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा है अभी, यानी जो वेपोरेशन उसकी जो हो रही है। सो ये आपके पास डिपेंड करता है बेसिकली नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर। अच्छा जी, ये एक और फिगर है, ये उसी फिगर को इन और जो उसके एक्सिस हैं वो बदल लिए गए हैं, उसमें एक्सप्लेन किया गया है। एयर एक्स एक्सिस जो है आपके पास फ्री मॉइस्चर है, पाउंड पर पाउंड ड्राई सॉलिड, ठीक है जी। और ये आपके पास आर जो है ड्राइंग रेट है, ड्राइंग रेट, ठीक है। अब ये आपके पास पॉइंट ए से बेसिकली आप ड्राइंग पे स्टार्ट हो रहे हैं। फ्री मॉइस्चर वो है जो मॉइस्चर आपके पास जो है ना वो सारे का सारा मॉइस्चर जो वाटर के अंदर, उसके अंदर सॉरी सॉलिड के अंदर अब्जॉर्ब है, ठीक है। तो आपके पास ये शुरू में फ्री मॉइस्चर आपके पास ए से बी यानी कम हो जाएगा, ड्राइंग रेट कांस्टेंट रहेगा। फिर आपके पास बी से सी एकदम फ्री मॉइस्चर मजीद कम हो जाएगा। देन सी टू डी जो है ना आपके पास वो डिप कर जाएगा, बिल्कुल ही जीरो पे आ जाएगा फ्री मॉइस्चर जो आपके पास जो वाटर से स्केप, जो उससे सॉलिड वेट सॉलिड से स्केप होके आपके पास जो है वो एयर के अंदर आता जा रहा है, उसे कहते हैं फ्री मॉइस्चर। बाउंड मॉइस्चर वो होता है जो सॉलिड के अंदर ही रहता है टिल द एंड, और फिर उसके बाद एक इक्विलिब्रियम मॉइस्चर आता है जो मॉइस्चर एंड पे आपके पास आ जाएगा। फ्री मॉइस्चर वो है कि जो आपके पास वेट सॉलिड से एस्केप होके ऊपर जो हॉट कह लें एयर ऊपर से पास हो रही उसके अंदर आ जाएगा। तो ऑफ कोर्स वो शुरू में आपके पास मॉइस्चर वो आहिस्ता आहिस्ता मॉइस्चर जो है वो क्योंकि एयर उसको लेती जाएगी तो उसकी वैल्यू जो है ए पॉइंट पे वो ज़्यादा मॉइस्चर से ड्राइनेस ड्राइंग स्टार्ट हुई है, फिर वो कुछ कम हुआ, फिर वो बी से सी में आ गया, ठीक है। ड्राइंग रेट जो है वो कांस्टेंट रह रहा है ए से बी में, और फ्री मॉइस्चर जो है वो कम होता जा रहा है। फिर बी और सी में ड्राइंग रेट जिस तरह कम होता जा रहा है उस तरह ही फ्री मॉइस्चर भी आपके पास कम होता जा रहा है। एंड देन फाइनली आपके पास जो है वो ड्राइंग रेट जो है वो कम होता जाएगा और फ्री मॉइस्चर जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो जीरो पे आ जाएगा और ड्राइंग रेट भी जीरो पे आ जाएगा।
सो इसमें दो फॉलिंग पीरियड्स हैं, एक तो ये पॉइंट बी पे है आपके पास फॉलिंग पीरियड और एक पॉइंट सी पे है आपके पास। जी जैसे मैंने बताया कि फॉलिंग रेट पीरियड जो है उनका जो पैटर्न ये बन रहा है, ट्रेंड्स नॉर्मली ये एक जनरल ग्राफ बनाया है, लेकिन ये इसके लीनियर कॉनकेव कन्वेक्स ट्रेंड बन सकते हैं, डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ सॉलिड के, मैकेनिज्म ऑफ इंटरनल मॉइस्चर फ्लो, कंडीशन ऑफ द ट्रू कांस्टेंट रेट पीरियड आर, उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए कि solid must be wet so that continuous film of liquid exists over entire external surface, and the mechanism that brings the water fast enough from interior solid to the surface, जो है ना interior solid bed to the surface, आपके पास ऐसा mechanism होना चाहिए। so अच्छा यहाँ पे एक दो फिगर्स थे आपके, हाँ ये है, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दूँ, ये आप देख सकते हैं, इस फिगर्स को मैं एक्चुअली चाह रहा था, ये फर्स्ट वो जो आपके पास फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड है। अब ये सारे जो है ये सॉलिड पार्टिकल हैं, ठीक है, ये क्रॉस सर्कुलेशन ड्राइंग की फिगर ही है। ये आपके पास दिस इज द ड्राइंग गैस, जो यानी जो हॉट एयर है वो फ्लो कर रही है क्रॉस द बेड ऑफ द वेट सॉलिड, और ये सारा बीच में जो है ना ये कह लेंगे इज द वाटर और वाटर पार्ट। तो हमने इस सबको वेपोरेट करवाना है। सो अब देखिए शुरू में तो वाटर काफ़ी ज़्यादा है और हर जगह वो मौजूद है, और इन द सरफेस तो जो जो टॉप सरफेस से वाटर वेपोरेट होता है, नीचे से वेपोरेट वाटर की बॉडी उसको रिप्लेस करती जाती है और वो एक कांस्टेंट ड्राइंग हो रही है। लेकिन कुछ टाइम के बाद आपके पास वाटर जब नीचे ऊपर से भी सारा वेपोरेट हो जाता है, नीचे से भी उसकी जो है वो कमी थोड़ी सी रह गई है, तो आपके पास वो ड्राइंग रेट जो है ना वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पे आपके पास सेकंड फॉल इन द सेकंड फॉलिंग रेट पीरियड आ जाता है आपके पास, ठीक है जी, और अल्टीमेटली आपके पास ड्राइंग रेट फिर एंड पे जीरो हो जाएगा। ये जो बात यहाँ पे बताई थी। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास था केस हार्डनिंग, एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली। केस हार्डनिंग क्या है? व्हेन वेट सॉलिड्स आर रैपिडली ड्राइड, वेट सॉलिड्स हो और पोरस हो, ये भी आपने ध्यान में रखना है कि उनके पोर्स के अंदर वाटर रह जाए, उनको रैपिडली ड्राई किया जाए, द सरफेस बिकम्स हार्ड, यानी सरफेस से एकदम पानी निकल जाएगा, सरफेस सूख जाएगा और सरफेस हार्ड हो जाएगा, ठीक है। और इनक्लोजिंग ऑफ द बल्क सॉलिड्स सच एज द इंटीरियर मॉइस्चर कैन नॉट बी रिमूव्ड, उसे कहते हैं हम केस हार्डनिंग। यानी बेसिकली आप इसमें सोप्स की बेस्ट एग्जांपल है, जैसे सोप इंडस्ट्री में सोप को रैपिडली अगर ड्राई कर दिया जाए तो उसका जो सरफेस है, और ये पर्पसली किया जाता है क्योंकि हम सोप के अंदर से जो है वो उसको हमें सॉफ्ट रखना होता है, ताकि उसके अंदर कुछ ना कुछ मॉइस्चर रहेगा, ऑन द टॉप वो सारा हार्ड हो जाएगा, और अंदर लेकिन जो हम उसको यूटिलाइज करते जाएंगे तो यानी ये उसको जो है ये अंदर से सॉफ्ट रखेगा, जो कुछ कुछ मॉइस्चर कंटेंट जो उसके अंदर रह जाएगा। सो टॉप से अगर हम एकदम ड्राइंग रैपिडली करें और उससे मॉइस्चर आपका निकल जाए एनवायरनमेंट में टॉप पे, और ऊपर से सरफेस एकदम हार्ड हो जाए और इनक्लोज हो जाए द बल्क सॉलिड, तो अंदर कुछ मॉइस्चर रह जाएगा, इस इफेक्ट को कहते हैं केस हार्डनिंग इफेक्ट। सो इसमें ड्राइंग ऑफ कांस्टेंट रेट पीरियड, फॉर एग्जांपल पोरस स्लैब्स विद वाइड रेंज ऑफ पोर साइजेस, रीजन क्या होता है? कैपिलरी एक्शन जो है उसकी वजह से वाटर विल रिमेन इन स्मॉल पोर्स while the large pores moisture will be flow continuously। तो वो आपके पास ये रीजन होती है बेसिकली केस हार्डनिंग होने की। अच्छा जी, कांस्टेंट ड्राइंग रेट जैसे मैंने आपको बताया, कांस्टेंट ड्राइंग रेट जहाँ पे एक ड्राइंग एक कांस्टेंट रेट पे हो रही है, वो फिगर में मैंने आपको ग्राफ में शो किए थे कांस्टेंट ड्राइंग रेट्स, वो डिपेंड्स करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और स्मॉल पोर्स, फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस दैट इज वेट, एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन द बाउंड्री लेयर्स। ये आपके पास इन तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहे होते हैं। उसके अलावा अदर एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट रेट ड्राइंग यहाँ पे हो रही होती है वो है वाटर सोक्ड ग्रेनुलर सॉलिड स्प्रेड इन ए थिन लेयर ऑन द ट्रे, ठीक है जी, थ्रू ड्यूरिंग द ट्रू कांस्टेंट रेट ड्राइंग सरफेस टेम्परेचर इज सेम एज द वेट बल्ब टेम्परेचर इफ द हीट ट्रांसफर इज ओनली थ्रू कन्वेक्शन। ये एक assumption है कि आपके पास
एंड इसमें जैसे एग्जांपल ऑफ ट्रे ड्रायर्स में इस तरह आपके पास होता है। अच्छा जी क्लास, ये कांस्टेंट ड्राइंग रेट की दो दो फिगर्स हैं, दो सॉरी कंपैरिजन है आपके पास बिटवीन द वाटर एंड द ब्यूटानॉल। एक जो है ये बेसिकली फिगर है वाटर रिमेन परसेंटेज रिमेनिंग लिक्विड रिमेनिंग और ड्राइंग रेट। ठीक है जी, ये बेसिकली एक्चुअली ये जो आपके पास ये जो ऑलमोस्ट ये जो लाइन है ना ये शो कर रही है कि आप ये कांस्टेंट ड्राइंग रेट को शो कर रही है। ठीक है जी, ये आप वाटर के केस में भी देख सकते हैं और ब्यूटानॉल के केस में भी आप देख सकते हैं कि आपके पास ये ऑलमोस्ट एक कंडीशन कांस्टेंट ड्राइंग रेट की जो है वो है, लेकिन यहाँ पे जाके एकदम वो डिप कर रहा है आपके पास। ठीक है, ये दो अलग अलग केसेस हैं कि एक सॉलिड के अंदर वाटर अगर है उसको रिमूव करना है और एक सॉलिड के अंदर ब्यूटानॉल अब्जॉर्बर से रिमूव करना है। तो बेसिकली ये हमें कांस्टेंट ड्राइंग रेट का एक ट्रेंड दिखा रहे हैं। सो ऑफ कोर्स जो जो ड्राइंग होती जाएगी आपके पास अभी आप देख सकते हैं कि वाटर सेम अगर अगर हम लेट्स से फॉर एग्जांपल 50% को अगर हम कंपेयर करें, लेट्स से 50% ब्यूटानॉल है और 50% ऑफ द वाटर है। ठीक है जी, अब अगर आपके पास एक सेम सॉलिड है और उसके अंदर 50% ब्यूटानॉल है और 50% वाटर, तो वाटर का ड्राइंग रेट उस केस पे ज़्यादा है बनिस्बत ब्यूटानॉल के ड्राइंग रेट से। इसकी रीज़न ये है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो बेसिकली कम है, ये भी एक है, और आपके पास ब्यूटानॉल का क्योंकि हमने बाकी कंडीशंस तो सेम देनी है, तो उसके कंपैरेटिवली अगर देखेंगे हम। उससे कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे तो यू विल सी कि आपके पास वाटर का ड्राइंग रेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ वाटर लिक्विड अगर रह जाए इन 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 द केस ऑफ द ब्यूटानॉल। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। अच्छा जी, उसके बाद कैलकुलेशन और ड्राइंग रेट के अंदर जब आपके पास कैलकुलेशन किस तरह की जाती हैं, ये रिलेशंस हैं, कुछ रिलेशंस बेस्ड ऑन मास एंड हीट ट्रांसफर। ये सारे ड्राइंग रेट कैलकुलेटेड थ्रू हीट ट्रांसफर इक्वेशंस इज मोर रिलायबल ड्यू टू द लेस अनसर्टेनिटी इन द ड्राइंग फोर्स। ठीक है, जैसे होता है कि ड्राइंग के अंदर दोनों हीट ट्रांसफर भी होते हैं और मास ट्रांसफर भी होते हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन मोस्टली की जाती है इन द ड्राइंग वो थ्रू द हीट ट्रांसफर इक्वेशंस जो है ना की जाती है, बिकॉज उसमें अनसर्टेनिटी आपके पास कम होती है। फिर द मास ट्रांसफर इक्वेशन में कितना मॉइस्चर रह गया, एग्जैक्ट कितना ज़्यादा एवेपोरेट हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है उस वक्त मौके पे, यानी तो वो उसमें काफ़ी डिफरेंस आ सकते हैं। सो ओवरऑल जो डिज़ाइनिंग है वो हीट ट्रांसफर इक्वेशंस की बेस पे की जाती है किसी भी ड्रायर की। सो ये एक इक्वेशन है जिसमें आपके पास एम वी इज इक्वल टू एम वी के वाई, ये वाई वन माइनस वाई ए, ठीक है जी, ओवर लॉग मीन जो है आपके पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। ये फर्स्ट इक्वेशन जो है ये बेसिकली शो कर रही है इक्वेशन फ्रॉम द मास ट्रांसफर जो ड्राइव की गई है, और सेकंड इक्वेशन शो कर रही है इक्वेशन फ्रॉम द हीट ट्रांसफर जो इक्वेशन से ड्राइव की गई है। एम वी इज द रेट ऑफ evaporation, ए इज द ड्राइंग एरिया, एच वाई इज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, के वाई इज द मास ट्रांसफर कोफिशिएंट पहले इक्वेशन में, एम वी इज द मोलिकुलर weight of the vapors, T is the temperature of the gas, Ti is temperature the interface है, Y जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर एट इंटरफेस। And lambda is the latent heat of temperature, latent heat at temperature, sorry, Ti। जो यहाँ पे डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं या डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको रिलेट करने के लिए नसेल्ट नंबर यूज किया जाता है, जिसमें हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, थर्मल कंडक्टिविटी और
देन यू हैव आई थिंक डायमीटर है ऑफ द पार्टिकल्स, और ये रेनॉल्ड नंबर प्रांटल नंबर से के साथ रिलेट किया गया। उसके बाद द रेट ऑफ द ड्राइंग रेट, फाइनली वो रेट ऑफ वेपोरेशन डिवाइड बाय द एरिया, इससे आप जो है ना आर सी से ड्राइंग रेट निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन है जो आगे हम यूटिलाइज करेंगे इन द न्यूमेरिक। अच्छा, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है कि द पॉइंट एट विच द कांस्टेंट रेट पीरियड एंड्स, whether or not the drying rate is truly constant is called the critical moisture content। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर इस फिगर को देखिए, कांस्टेंट रेट पीरियड, ठीक है, ये बी और सी, बी से सी अगर आप देखें कि आपके पास एक हर अगर आप विद द गिवन अमाउंट ऑफ फ्री मॉइस्चर और द रेट पीरियड जो है कांस्टेंट रेट पीरियड आपके पास आ रहा है सी पॉइंट पे, तो ए और बी में तो कांस्टेंट ड्राइंग रेट है ना, कांस्टेंट ड्राइंग रेट, और बी और सी में कांस्टेंट रेट पीरियड है आपके पास, जो एक एकदम जो है ना वो फ्री मॉइस्चर अगर कम हो रहा है तो ड्राइंग रेट भी उस लिहाज से कम हो रहा है। तो इस और एक लीनियर एक स्ट्रेट ट्रेंड बन रहा है आपके पास, जो है ना वो स्ट्रेट। सो इसका जो एंड होता है यहाँ पे, उस पॉइंट सी पे जो मॉइस्चर है, ये बेसिकली कहलाता है क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट फिर वो कंटेंट होता है नॉर्मली कि वो अब जो है ना वहाँ पे उसके बाद ड्राइंग जो रेट है वो डिप होना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा, और आपके पास जो है वो यानी यानी ऑलमोस्ट कह लें कि उसके बाद ड्राइंग नहीं अचीव हो सकती, और जो मॉइस्चर अंदर रह जाता है वो आपके पास अंदर रह जाता है, और वो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट भी कहलाता है। सो ये डिपेंड करता है प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, थिकनेस ऑफ, क्योंकि हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होगा। प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, थिकनेस ऑफ द मटेरियल, रेट ऑफ ड्राइंग, रेजिस्टेंसेस टू द हीट एंड मास ट्रांसफर। So mostly decreasing the thickness of the material gives a lower critical moisture content। ठीक है, अगर thickness उसकी कम करते जाएंगे तो उससे आपका क्या होगा, जाहिर बात है कि अगर ज़्यादा थिकनेस ज़्यादा होगी तो उसके अंदर नीचे जाके ज़्यादा वाटर जो है ना वो रह जाएगा। अगर थिकनेस कम करते जाएंगे ज़्यादा वाटर रह जाएगा, दैट मीन्स कि क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा रह जाएगा। अगर थिकनेस कम करते जाएंगे तो क्रिटिकल मॉइस्चर भी कंटेंट उस तरह ही आपके पास कम रहेगा उसके अंदर। So because the internal resistances becomes relatively small and external resistances controls the drying rate for a longer period। अच्छा जी, क्लास यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपके? अ, अभी तक हम करते जा रहे हैं, कोई क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन आए हैं। स्लाइड स्टक है, स्टक स्टक बिल्कुल स्टक, स्लाइड स्टक है सर। अच्छा, मेरी तरफ से तो मूव हो रही है अब ये। दिस विल बी द आई थिंक प्रॉब्लम रिगार्डिंग द इंटरनेट ही होगा ना आपके पास, या आपकी साइड पे स्लो है या मेरी साइड पे। तो आज तो बिहेव ठीक कर रहा है, क्योंकि पहले तो पूरे लेक्चर में वो कॉल खुद ब खुद ड्रॉप हो जाती थी, और जो है वो फिर दोबारा रिकनेक्ट होता था, और सारा। इस बार तो आज कोई ऐसा ऐसा नहीं हुआ मेरी तरफ से इंटरनेट की। शायद आपकी तरफ इंटरनेट जो है स्लो होगा, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि स्लाइड स्टक है, और कर्सर मूव जब कर रहा है तो वो कुछ बात में कुछ और कर रहा होता है उस वक्त, और वो बाद में लेट लेट जो आपके पास शो कर रहा है। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बार बार, स्लाइड स्लग से। काइंडली एडजस्ट योर कर्सर, दिस इज प्लस स्लाइड्स भी ठीक तरह चेंज नहीं हो रही। सर ऐसे कुछ समझ नहीं आ रही, स्लाइड्स कब की रुकी हुई है। चले, अच्छा ये आप आपने किसी ने क्वेश्चन, आपने सी एच जो अपना ये है 216B, किसी ने रेज हैंड किया है? जी सैफ अली, आपका क्वेश्चन है कोई? जी क्लास किसी का क्वेश्चन है तो रेज हैंड करें, मैं उसे अनम्यूट करता हूँ। आपके पास क्वेश्चन मैंने पढ़े हैं उधर। अब ये तो प्रॉब्लम्स वो है जो कि हम
वी हैव टू फेस इट। आप इसको गो थ्रू करें इनको जो है, तो हम इसको जो है वो जी जहरा, आपका क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नहीं है, वही असल में प्रॉब्लम आ रही थी, वो जो ग्राफ आपने समझाए थे ना, तो मेरे ख्याल में 11th या 12th स्लाइड थी, तो मतलब सही तरह आप कर्सर कहीं ऊपर कर रहे थे, वो समझ नहीं आ रहा था, तो वो फिर स्लाइड्स मिस हो गई हैं, वो 2-3 स्लाइड्स में इस तरह हुआ है। अभी आके तो स्लाइड्स ठीक चेंज हो रही हैं, लेकिन पहले वो इशू था। हम मेरा ख्याल है मैंने इसे जब स्लाइड शो में किया ना, स्लाइड शो में करने के बाद वो मैंने फिर जो है वो उधर से बॉल पॉइंट ओपन करके उसको आपको समझाने की जो है ना वो की है, अपना कोशिश की है, वो ग्राफ में क्या बेसिक ट्रेंड किस तरह बन रहा है और किस किस तरह जो है ना वो ग्राफ शो कर रहा है विद किन फैक्टर्स को, टाइम को, ड्राइंग रेट को, टोटल मॉइस्चर कंटेंट को, वो चीज़ें जो है। जी सर। तो तो सर व्हाट डू यू 2-3 जो स्लाइड्स थी ना, वो थोड़ी समझ नहीं आई, वो ग्राफ वगैरह जो था, और मतलब वो एक ही स्लाइड थी और आप अगली स्लाइड्स आई थिंक वो पढ़ा रहे थे, लेकिन हमें शो वही स्लाइड हो रही थी सिर्फ। क्या पॉइंट समझ नहीं आया इसमें? सर समझ इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि आप जो पढ़ा रहे थे ना ग्राफ पे, फॉर एग्जांपल ये फॉलिंग फैक्टर वाला जो आपने फॉलिंग रेट पीरियड वाला, तो बल्कि इससे अगला जो ग्राफ है सर, ये स्लाइड नंबर 8 पे। जी जी। जी। तो वो जो ए बी से और बी से सी तक और सी से डी तक, तो मतलब समझ आ गया है, लेकिन वो आपका जो कर्सर था वो टू फॉलिंग रेट की जगह पे इधर मूव कर रहा था, तो वो इस तरह से कंफ्यूजन हो रही थी कि ये पता नहीं क्या है। नहीं, वो आपको मैंने एक्चुअली इसी को समझाने के लिए दो फिगर्स अभी आगे भी आएंगी, वो इसी मैंने लेक्चर जी। और में सर एक एक और वाटर वाला जो कह ये रहे थे वो आप, फिगर वाला, वो वाटर वाली फिगर तो शो नहीं हुई थी, जो वो इसी की आप बात कर रहे थे। ये आई है, ये आ रही थी आपके पास, ड्राइंग इन फर्स्ट जी सर। फॉलिंग रेट पीरियड और ड्राइंग इन द सेकंड फॉलिंग रेट पीरियड, ये आपके जी पास सर, ये शो हो फिगर रही है। है। ठीक है सर। अच्छा जी क्लास, ये एग्जांपल 24.1 है, दिस बेसिकली आप सॉल्व्ड है जिसको हम जस्ट डिस्कस करते हैं। उसमें क्या है, एक फिल्टर केक है 24 इंच स्क्वायर एंड 2 इंच थिक, सपोर्टेड ऑन अ स्क्रीन। अब यहाँ पे आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि 24 इंच स्क्वायर यानी इंच स्क्वायर मतलब इसका मतलब है कि एरिया उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है जी। और एंड 2 इंच जो है वो उसकी थिकनेस है, और ये ऑफ कोर्स इन मिलीमीटर्स अब अपना उसको दिया हुआ। अब ये फिल्टर केक है बेसिकली एक सॉलिड, पूरा वेट सॉलिड है मटेरियल, इसको सस्पेंड कर दिया एक स्क्रीन के ऊपर, इज ड्राइड फ्रॉम बोथ साइड्स, यानी उसकी दोनों, वो एक स्क्रीन के ऊपर प्लेस किया गया, उसकी दोनों साइड्स पे टॉप से भी और बॉटम से भी एयर को फ्लो करवा रहे हैं, हॉट एयर को, एट ए वेट बेल्ट टेम्परेचर ऑफ 80 फ़ारेनहाइट, एंड उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है वो 160 फ़ारेनहाइट है, ठीक है। अब एयर फ्लोज पैरेलल विद द फेसेस ऑफ द केक एट ए वेलोसिटी, यानी एयर वेलोसिटी दे दी गई है एट वेलोसिटी ऑफ 8 फीट पर सेकेंड, ठीक है जी। जस्ट गिव मी 1 मिनट।
अच्छा जी, क्लास द वेलोसिटी क्या है, 8 फीट पर सेकंड, द ड्राई डेंसिटी ऑफ द केक इज 120 पाउंड पर फीट क्यूब, और ये आगे केजी पर मीटर क्यूब में भी गिवन है। अब इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट इज नेग्लिजिबल, ठीक है, दैट मींस जो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट नजर रह जाता है एंड में उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अंडर द कांस्टेंट कंडीशंस ऑफ ड्राइंग द क्रिटिकल मॉइस्चर इज 9% ड्राई बेसिस। अब इसने पूछा है व्हाट इज द ड्राइंग रेट ड्यूरिंग द कांस्टेंट रेट पीरियड, यानी कांस्टेंट रेट पीरियड में ड्राइंग रेट क्या है बेसिकली, and how long would it take to dry this material from an initial moisture content of 20% to the final moisture content of the 10%. Equivalent diameter DE is equal, ये जो solid particles है उनके diameters जो है वो 6 inches जो है ना वो है। So assume the heat transfer by radiation or by the conduction is negligible. So हमने assume किया कि heat transfer by radiation और conduction is negligible as so it's through the convection. अब वो कह रहा है कि द सोल्यूशन आ गया। सबसे पहले इंटरफेस टेम्परेचर टी आई इज द वेट बल्ब टेम्परेचर। उन्होंने अब देखे इंटरफेस टेम्परेचर नॉर्मली जो कि वेट बल्ब टेम्परेचर है गिवन है 80 फ़ारेनहाइट, और 80 फ़ारेनहाइट में अपेंडिक्स 7 से आपने इसको जो है जाके लेटेंट हीट देखी तो वो 1049 BTU पर पाउंड आई। अब सबसे पहले आपने क्या किया है, उसकी जो द कोफिशिएंट हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट उसको निकालना है हमने। इसका रिलेशन पहले मैंने आपको ये बताया है, ये आप देख सकते, ये सारे जो रिलेशन मैंने आपको पहले बताए हैं, वी विल यूज दिस। एक तो ये हीट ट्रांसफर के थ्रू जो ड्राइंग इवेपोरेशन रेट निकाला है, फिर ये नसल्ट नंबर वाला हम यूज़ करेंगे, ये ओवरऑल ड्राइंग रेट वाला यूज़ करेंगे जिसमें हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है यूटिलाइज होता है। सो ये रिलेशन आपने पहले देख लेने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेंसिटी ऑफ द एयर जो है वो हम ये डेंसिटी ऑफ द एयर हमने वो जो है वो यूटिलाइज किया स्टैंडर्ड कंडीशंस को, और पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वाले फार्मूले से हमने डेंसिटी को फाइंड आउट किया। ये एयर का ये मोलेकुलर मास है, देन यू हैव द गिवन टेम्परेचर्स है, ये रैनकाइन में लिए गए हैं, और ये आपके पास डेंसिटी आ रही है पाउंड पर फीट क्यूब में एयर की। फिर एयर की जो हमने जो है वेलोसिटी आपको था याद गिवन 8 फीट पर सेकंड, ठीक है जी। तो वेलोसिटी डेंसिटी एंड देन 3600 जो है उसका क्या आपके पास आ गया है। अच्छा इसको हाँ जी, ये फीट पर आप फीट पर सेकंड में थी ना, ये 3600 बेसिकली इसे पर आवर में करने के लिए किया गया है 3600 को, ठीक है जी। सो एक जो है वो आवर्स में कितने सेकंड्स होते हैं उसको चेंज कर लिया आवर्स के अंदर। देन यू हैव अपेंडिक्स 8 से आपने देखी है विस्कोसिटी दैट एयर, वो आपके पास उस कंडीशंस में 0.0205 सेंटीपॉइज वैल्यू है, ठीक है जी। तो इसको हमने रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट किया, रेनॉल्ड नंबर, और रेनॉल्ड नंबर जब कैलकुलेट कर लिया आपने तो फिर देन यू हैव टू ये दिस ये इक्वेशन आपको प्रॉन्टल नंबर भी कैलकुलेट करना है। अच्छा इसने प्रॉन्टल नंबर डायरेक्टली लिख दिया है, लेकिन उसका रिलेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ये प्रॉन्टल नंबर भी यू कैन कैलकुलेट, ये के वैल्यू है, ये भी अपेंडिक्स 12 से आपने देखी है। देन यू हैव द नसल्ट नंबर आ गया है, नसल्ट नंबर बराबर इक्वल टू होता है आपके पास, ये इक्वेशन मैंने आपको जो दिखाई है, दिस इज बेसिकली HY/DE/K। तो जब नसल्ट नंबर आपके पास निकल गया है तो आप उसमें पुट करेंगे तो ये आपके पास एंड पे हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकल जाएगा 2.9 BTU पर आवर पर फीट स्क्वायर पर फ़ारेनहाइट। अच्छा देन आपके पास ये ड्राइंग रेट आप निकाल रहे हैं, इससे फिर फर्स्ट पार्ट था ड्राइंग रेट में, ये टॉप पे दो टेम्परेचर हैं जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राइंग हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट डिवाइड बाय द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये 0.221 पाउंड पर आवर पर फीट स्क्वायर जो है आपके पास RC कैलकुलेट हो गया। और सिंस ड्राइंग इज फ्रॉम बोथ साइड्स, एरिया जो है आपके पास क्या होगा,
देखिए आपको पास एरिया गिवन था 24 इंच स्क्वायर, ठीक है जी। और उसको इंच को हमने फिट में करने के लिए एक ऑफ कोर्स एक फुट में 12 इंचेस होते हैं, तो 24/12 से डिवाइड किया, और ये दोनों साइड से हम उसको ड्राई कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो 8 फीट स्क्वायर जो टोटल एरिया होगा, ठीक है। द रेट ऑफ ड्राइंग इस देयरफॉर, अगर इसी चीज को 0.221 को ड्राइंग से यानी एरिया से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपके पास रेट ऑफ ड्राइंग आ जाएगा, यानी 1.77 पाउंड पर आवर्स ये रेट ऑफ ड्राइंग हो रही है। 1.77 पाउंड पर आवर जो है ना, ये वाटर एवेपोरेट हो रहा है उस सॉलिड के अंदर से, ठीक है जी। अब उसने आपको याद होगा सेकंड पार्ट पूछा था कि अगर 20% मॉइस्चर को, थर्ड पार्ट पूछा था 20% मॉइस्चर से 10% मॉइस्चर पे आना है हमने, तो वो उसका क्या आपके पास जो है वो उस कितना टाइम लगेगा 20% मॉइस्चर से 10%। अब हमने ड्राइंग रेट भी कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है जी। द रेट ऑफ ड्राइंग भी कैलकुलेट कर लिया है, और ड्राइंग रेट अंडर द कांस्टेंट ड्राइंग कंडीशंस भी कैलकुलेट कर लिया है। सो वॉल्यूम ऑफ द केक जो था वो इन, अगर आप उसके जो एरिया को और उसकी जो थिकनेस को मल्टीप्लाई कर दें, फिर इन थिकनेस, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड आ जाएगा, मैस ये आपके पास आ गया वॉल्यूम इन 0.667 फीट क्यूब, और उसका जो डेंसिटी गिवन थी 120, ठीक है जी। ये आपके पास यहाँ पे गिवन नहीं रखे था, ड्राई डेंसिटी ऑफ द केक इज 120 पाउंड पर फीट स्क्वायर, तो यहाँ से उसका जो है वो मैस आ जाएगा, यानी वॉल्यूम भी गिवन है, डेंसिटी से आपके पास मैस आ गया 80 पाउंड। सो अब आपके पास लेट्स से अगर रेट भी गिवन है यानी 177 पाउंड पर आवर, और मैस भी गिवन है 80 पाउंड, अब उसने कहा था कि 20% मॉइस्चर से 10% पे लाना है हमने। सो बेसिकली वो अब इस 80 का जो है 20%, पहले जो मॉइस्चर उसमें 20% था, फिर 10%, मतलब कि 10% ऑलमोस्ट रिडक्शन लानी है ना हमने। तो 10% से मुराद है 8 पाउंड्स की जो है ना वो यानी जो उसमें हमने कमी लानी है। तो 8 पाउंड को ड्राई करने के लिए हमें उसको डिवाइड कर दें 1.77 से, तो 4.52 आवर्स जो है ना वो दरकार होंगे आपके पास, कि अगर आपके पास 20% मॉइस्चर हो ऑफ द ड्राई सॉलिड, और उससे 10% मॉइस्चर ऑफ द ड्राई सॉलिड पे लाना है आपने, ठीक है जी। तो आपके पास इतना टाइम जो है ना वो लगेगा। सो इसमें आपने 3 चीजें कैलकुलेट कर ली हैं, आई थिंक इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। जी क्लास कोई क्वेश्चन है तो बताएं, इस पॉइंट आपको कोई समझ ना लगी हो। सिर्फ इसमें 2 कंफ्यूजन है कि प्रांटल नंबर का इसने डायरेक्ट लिख दिया आंसर 0.69, लेकिन प्रांटल नंबर का फॉर्मूला लिटरेचर से देख के वो कैलकुलेट करेंगे तो सेम आएगा। के वैल्यूज भी अपेंडिक्स से देखी गई है, ठीक है। रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला आपको पता है, फ्लूइड फ्लो में आपने यूटिलाइज किया है। विस्कोसिटी भी जो है वो आपको मिल गई अपेंडिक्स से। फर्स्ट जो डेंसिटी ऑफ द एयर हमने निकाली है, ठीक है जी। और ये आपने वो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से उसको रीअरेंज करके निकाली हुई है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। जी अब्दुल वासिक, क्या क्वेश्चन आपका? सर इसमें ये पूछना था कि जो है ना, जो डेंसिटी हमने इस्तेमाल की है जो सेकंड स्लाइड में 19 वाली साइड में, तो वो 120 यूज़ किया आई थिंक। तो यहाँ पे तो हमने 0.0641 पाउंड पर फीट क्यूब इस्तेमाल की है। नहीं, ये जो आपके पास जो फर्स्ट डेंसिटी निकाली है ना, एयर की डेंसिटी है 0.0641, ये आपके पास डेंसिटी एयर की पाउंड पर फीट क्यूब। और जो दूसरी 120 डेंसिटी वो सॉलिड मटेरियल की डेंसिटी है 120, और वो आपके उसमें गिवन है इसके ना एग्जांपल की स्टेटमेंट के अंदर। ये आप देखें ना, ड्राई डेंसिटी ऑफ द केक इज 120 पाउंड पर फीट क्यूब, ठीक है। पहले हमने एयर की डेंसिटी निकाली है, और एयर का जो हमने मास फ्लक्स यू कैन से पाउंड पर आवर पर फीट स्क्वायर जो है वो निकाला था जी। उसको निकालने के लिए कैपिटल जी जी निकाला है, और जी को फिर हमने इसमें
रेनॉल्ड नंबर में पुट किया है, ठीक है जी, जो एयर के साइड से देखिए 1846 और ये फिर पुट किया आपके पास 1846 के अंदर। अब इसने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन रेनॉल्ड नंबर और प्रांटल नंबर के फॉर्मूलाज आपको याद होंगे, अगर आप कहते हैं तो मैं आपके लिए अभी फाइंड आउट कर लेते हैं। नो सर। क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन? यस सर, और ये पूछना था एच वाई क्या चीज़ है? पेरेंटल नंबर से क्या निकालना हमने एच वाई से? एच वाई जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकला ना, ओ ठीक सर। ये देखिए ये आपके पास ये रिलेशन है ना, ये अब आप स्लाइड आपके पास आ रही है, नसर नंबर इज इक्वल टू एच वाई डी ई ओवर के, वो इक्वल है 0.037 रेनॉल्ड नंबर इनटू प्रांटल नंबर। अब आपने पहले किया क्या, आपने जो सबसे राइट साइड है ना 0.037 इंटू रेनॉल्ड नंबर पावर 0.8 इंटू प्रांटल नंबर पावर 0.33, इसको इस फैक्टर को कैलकुलेट किया। इस फैक्टर को कैलकुलेट करने के बाद आपके पास ये सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट नसल नंबर आ गया। तो फिर आपने दरमियान वाली चीज जो है उसमें डी भी गिवन है आपको, डायमीटर ऑफ द जो सॉलिड है, और ओवर थर्मल जो ये कंडक्टिविटी है के वैल्यू, ये आपने अपेंडिक्स से देख ली, और उससे आपने एच वाई निकाल लिया, एच वाई हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ओके सर। सर और मतलब पेपर के अंदर भी इस तरह सिंपल प्रॉब्लम्स ही आएंगी या डिफिकल्ट होंगी इससे थोड़ी, मतलब टाइम फाइंड करना होगा इसके अंदर जस्ट? पेपर के अंदर ऑफ कोर्स आपके पास ये आप इसको सॉल्व करें, इसको इसी प्रॉब्लम को कोई 50 तरीकों से जो है चेंज करके जो है वो पूछा जा सकता है। तो वो इसमें ये है कि आपके पास ये ट्रिक्स और ये रिलेशन और ये फार्मूलाज जो है आपको याद होने चाहिए, जो आप जो यानी उसको यूटिलाइज करने का आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ है। यानी कोई ओके चीज सर। और गिवन हो जाए, कोई चीज और आपसे पूछ ली जाए, या कुछ स्टेटमेंट के अंदर कोई ऐसी चीज आपसे सो पढ़ने की या इसके से रिलेटेड आप जो है वो जी। और कोई क्वेश्चन क्लास? अच्छा, ये यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर हो गया है। सेकंड पार्ट के लिए हम ब्रेक कर लें 10 मिनट की बड़ी से, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब हमने आगे यानी ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं, ब्रेक कर लेते हैं 10 मिनट्स की ब्रेक के बाद जो है ना फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं। ओके सर।